हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ऑब्लिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो स्फीयर्स है, ये पहला स्फीयर ए और ये दूसरा स्फीयर बी। अगर ये इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स हैं तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट या फिर कॉमन नॉर्मल। लाइन ऑफ इम्पैक्ट या फिर कॉमन नॉर्मल। अगर मान लीजिए कोई भी एक वेलोसिटी अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं है तो उस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक कोलिजन। इफ वेलोसिटी इज नॉट along the common normal or line of impact, if velocity is not along the line of impact, तो उस कोलिजन को हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक कोलिजन। और अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा तो हम क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा तो हम क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। तो जिस तरीके से हेड ऑन कोलिजन में 3 अलग अलग केसेस थे, उसी तरीके से ऑब्लिक कोलिजन में भी 3 अलग अलग केसेस हैं। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये 3 केसेस हमने हेड ऑन में भी पढ़ा था और ये 3 केसेस हम ऑब्लिक कोलिजन में भी देखेंगे। तो ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बेसिकली 3-4 पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हम ई का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो ई का फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको हम यूज़ करते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। और हम मोमेंटम को कंजर्व रख सकते हैं। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एवरी डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, मोमेंटम इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मोमेंटम फाइनल इन एक्स डायरेक्शन, और मोमेंटम इनिशियल इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू मोमेंटम फाइनल इन वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व होगा और वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व होगा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंजर्व रहेगा। यानी मोमेंटम इज कंजर्व्ड अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मोमेंटम जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कंजर्व रहेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हम क्या बोल सकते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, परपेंडिकुलर to the line of impact, velocity perpendicular to the line of impact remains unchanged। कोलिजन का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला जो वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो अनचेंज्ड रहेगा कोलिजन के बाद भी।
तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। ई का वैल्यू हम 1 लेंगे अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, ई का वैल्यू 1 से कम और 0 से ज़्यादा होता है अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, और ई का वैल्यू 0 होता है अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें ऐसा कुछ दे रखा है कि एक ग्राउंड है और एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो किया गया ग्राउंड से, और वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो लाइन है उससे अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और फिर रिफ्लेक्ट होके चला गया और कितना एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर के साथ, बीटा, और हमें इस बीटा का वैल्यू बताना है, और हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई भी दे रखा है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इस वेलोसिटी को अगर हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, ऐसा कुछ है ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का अगर हम कंपोनेंट करें, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा v cos थीटा या v cos अल्फ़ा, क्योंकि ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v sin अल्फ़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है सिर्फ यही कंपोनेंट चेंज होने वाला है, ये कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि कोलिजन का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो आफ्टर कोलिजन हम बोल सकते हैं, आफ्टर कोलिजन अगर हम आफ्टर कोलिजन डायग्राम ड्रॉ करें, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है पार्टिकल का वो तो चेंज नहीं होगा, तो वो v sin अल्फ़ा ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी होगा वो चेंज हो जाएगा। और हमें ये पता होना चाहिए अगर हेवी ऑब्जेक्ट से टकराता है पार्टिकल तो कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, e इंटू वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या था, v cos अल्फ़ा। तो यानी ये वेलोसिटी होगा पार्टिकल के पास y डायरेक्शन में e इंटू वी cos अल्फ़ा और x डायरेक्शन में v sin अल्फ़ा। अब हमें बीटा बताना है, यानी ये एंगल बताना है। तो अगर v sin अल्फ़ा को हम शिफ्ट करें, पैरेलली शिफ्ट करें तो ऐसा कुछ आएगा v sin अल्फ़ा। वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये एंगल आएगा बीटा, और ये ई वी cos अल्फ़ा। अब अगर tan बीटा लिखें तो tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो v से v कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, tan बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा अपॉन ई। तो ये आ गया हमारे पास tan बीटा। यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं, tan इनवर्स tan अल्फ़ा बाई ई। अगर मान लेते हैं ई का वैल्यू 1 है तो tan बीटा जो है वो tan अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होगा, और अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ तो इसमें इस फॉर्मूले में हम ई का वैल्यू पुट करेंगे और आंसर को निकालेंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में 2 स्फीयर्स हैं और ई का वैल्यू 1 दे रखा है। दोनों स्फीयर का मास सेम है, एक स्फीयर रेस्ट पर है
और दूसरा स्फीयर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फाइंड एंगल दैट बॉडीज वेलोसिटीज मेक विथ ईच अदर आफ्टर कोलिजन। तो बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कोलिजन के बाद क्या एंगल बनाएंगे, हमसे ये पूछा है। तो कोलिजन के पहले का सिनेरियो कुछ ऐसा है। कोलिजन के बाद का सिनेरियो बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कोलिजन के बाद का सिनेरियो। अगर इस वेलोसिटी वेक्टर को हम रिजॉल्व करें, अगर इस वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व करें तो ये आएगा v cos थीटा, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा v sin थीटा, ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो दूसरा जो स्फीयर है वो रेस्ट पर है। तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर इक्वल मास है और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो जो वेलोसिटीज़ है वो इंटरचेंज हो जाएगी, वेलोसिटीज़ गेट्स इंटरचेंज्ड। लेकिन इस केस में जो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज होंगी वो किस डायरेक्शन में होंगी? ओनली इन डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ओनली इन डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो ए ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक को ए नाम दे दे और इसको बी, तो ये जो ए ब्लॉक है उसका वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कोलिजन के बाद ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो बी ब्लॉक है उसका वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कोलिजन के बाद v cos थीटा हो जाएगा। वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इंटरचेंज हो जाएगा और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अनचेंज रहेगा। अब आप देखें, ऐसा कुछ आ रहा है, ए का वेलोसिटी v sin थीटा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और बी का वेलोसिटी v cos थीटा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना एंगल है? ये v sin थीटा आ रहा है और ये v cos थीटा, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये वाला लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर था। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री। इसको आप याद भी रख सकते हैं, इसको आप याद भी रख सकते हैं कि अगर ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, ऑब्लिक कोलिजन और इक्वल मास है, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, इक्वल मास है, साथ में इलास्टिक कोलिजन है, साथ में इलास्टिक कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन bodies move perpendicular to each other. After collision bodies move perpendicular to each other. कोलिजन के बाद जो बॉडीज़ होंगे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे एक दूसरे से। कोलिजन के बाद जो बॉडीज़ होंगे वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये आप याद रख सकते। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दो स्फीयर्स दे रखा है कुछ इस तरीके से, और ये जो दो स्फीयर्स है अगर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा आएगा। ये स्फीयर ए और ये स्फीयर बी, इसका जो मास है वो 2 kg दे रखा है और इसका मास 4 kg।
जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, तो वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो नहीं है। इसका मतलब ये भी कोलिजन कैसा होगा, ऑब्लिक कोलिजन। ये कोलिजन कैसा होगा, ऑब्लिक कोलिजन। कोलिजन के बाद का सिचुएशन देखते हैं। तो कोलिजन के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन कुछ इस तरीके से होगा। जस्ट आफ्टर कोलिजन ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, r, क्योंकि दोनों का ही रेडियस r दे रखा है। और ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2r। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ये जो थीटा होगा, ये जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, अगर हम साइन थीटा लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। अब अगर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लें अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो क्या आ जाएगा, 4 cos 30। ये कितना आ जाएगा, 4√3/2 यानी 2√3। इस वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट लें 2 मीटर पर सेकेंड, अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। तो इसका कंपोनेंट भी क्या आ जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग 2 cos 30 यानी 2√3/2। तो ये क्या आ जाएगा, √3। अब मोमेंटम लिखते हैं इनिशियली। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी, यानी 2 इंटू 2 kg का इनिशियल वेलोसिटी 2√3 माइनस 4 kg का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट √3 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। जो ब्लॉक बी है, जो स्फीयर बी है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है स्फीयर ए के, इसलिए यहाँ नेगेटिव आया। तो 4√3 माइनस 4√3 ये क्या आ गया, 0। यानी फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0। अगर फाइनल मोमेंटम 0 है और कॉमन वेलोसिटी है, कॉमन वेलोसिटी है और फाइनल मोमेंटम 0 है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, 0। यानी इन दो ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम को कंजर्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉल्स ऑफ इक्वल मास मूविंग विथ इक्वल स्पीड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो दो बॉल्स है इक्वल मास के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ़ द बॉल्स वर इनिशियली मूविंग विथ स्पीड 30/√2 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का ही स्पीड सेम है 30/√2। द स्पीड ऑफ देयर कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन, तो इनके बीच में कोलिजन होता है तो ये भी एक ऑब्लिक कोलिजन होगा और उसके बाद ये स्टिक हो जाते हैं क्योंकि लिखा हुआ है कंबाइंड मास। तो कंबाइंड मास का हमें स्पीड बताना है। तो इसमें मोमेंटम कैसे कंजर्व करें, एक बार एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करते हैं और एक बार वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है बी, दूसरा वाला जो स्फीयर है बी, उसका कोई मोमेंटम नहीं है एक्स डायरेक्शन में इनिशियली। फाइनली देखते हैं, फाइनली मान लेते हैं कि ये दो ब्लॉक, ये दो स्फीयर्स जो हैं वो चिपक गए और मास कितना हो गया 2m और ये थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को क्या लिखेंगे, 2m इंटू कॉस थीटा v कॉस थीटा, और इनका स्पीड क्या मान लेते हैं v, तो 2m इंटू वी कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन के लिए देखते हैं, तो वाई डायरेक्शन के लिए ए का कोई मोमेंटम नहीं होगा,
बी वाले स्फीयर का मोमेंटम होगा, तो m इंटू 30/√2 ये आ गया इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में, इक्वल टू 2m इंटू v साइन थीटा। ये आ गया फाइनल मोमेंटम y डायरेक्शन में। अब हमें क्या बताना है, v का वैल्यू बताना है, हमें v का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से m और m को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आएगा 30/2√2 इक्वल टू v cos थीटा। और यहाँ से क्या आया 30/2√2 इक्वल टू v साइन थीटा। तो v cos थीटा जो आ रहा है v साइन थीटा वही आ रहा है, यानी बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल है cos थीटा के। इसका मतलब थीटा कितना होगा 45 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा को 45 पुट करते हैं और v का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन में थीटा को 45 पुट करते हैं और v का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 30/2√2 v साइन 45 क्या होगा 1/√2। तो यहाँ से v का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का जो कंबाइंड स्पीड होगा वो कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पर होगा, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A smooth sphere of mass m is moving on a horizontal plane with velocity 3i cap plus j cap। तो एक स्फीयर है, उसका वेलोसिटी कितना है 3i cap plus j cap। When it collides with a vertical wall which is parallel to j cap। तो एक वॉल है जो कि j cap के पैरेलल है, इसको बोल देते हैं वर्टिकल वॉल, इसको बोल देते हैं वर्टिकल वॉल। ये j cap के पैरेलल है और ये स्फीयर जिसका स्पीड कितना है 3i cap plus 4j cap। If the coefficient of restitution is 1/2, find the velocity of sphere after impact। तो आफ्टर इम्पैक्ट कौन सा वेलोसिटी चेंज होगा, अलोंग द वॉल वाला वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द वॉल वाला वेलोसिटी चेंज होगा। आफ्टर इम्पैक्ट परपेंडिकुलर टू द वॉल वाला वेलोसिटी चेंज होगा, और क्या हो जाएगा e इंटू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वॉल तो हेवी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो आफ्टर इम्पैक्ट जो वेलोसिटी होगा इस स्फीयर का वो क्या हो जाएगा -3/2 i कैप प्लस j कैप। j वाले डायरेक्शन में या ऐसा बोले y वाले डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा सिर्फ x वाले डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द वॉल वाले डायरेक्शन में ही चेंज होगा। और यहाँ नेगेटिव का साइन क्यों आया, क्योंकि टकराने के बाद जो स्पीड होगा उस जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा और e इंटू वी हो जाएगा। e इंटू वी में v क्या होगा, सिर्फ उस डायरेक्शन का वेलोसिटी जो वॉल के परपेंडिकुलर है। तो ये आ गया वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कॉस्ड बाय इम्पैक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बाय इम्पैक्ट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। v कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और v निकल गया, v का भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ गया हाफ m 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √10 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 10 यानी 5m। ये आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ m 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर।
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या आया, हाफ एम 9/4 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, हाफ एम 13/4 यानी 13m/8, क्या आ गया 13m/8। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या आया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी 5m, फाइनल यानी 13m/8। तो ये क्या आ गया 40m माइनस 13m/8, तो ये क्या आ जाएगा 27m/8। ये आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, द इम्पल्स जे ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो तीसरे सवाल में हमें इम्पल्स निकालना है, इम्पल्स निकालना है। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जो मोमेंटम का चेंज होगा वो सेम आएगा। तो किसी भी एक डायरेक्शन में हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो शुरुआत में मोमेंटम लिखते हैं और बाद में मोमेंटम लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो शुरुआत में जो स्पीड है वो कितना है, √3i कैप प्लस जे कैप, ये है शुरुआत में वेलोसिटी। तो m × 3i कैप प्लस जे कैप, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m × -3/2i कैप प्लस जे कैप। तो y वाले डायरेक्शन में तो चेंज नहीं हुआ, बस x वाले डायरेक्शन में निकालना है। तो 3m माइनस 3/2m, और चेंज के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये पहले से खुद से नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि चेंज के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये खुद से ही नेगेटिव है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 9m/2। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉल कोलाइड्स विद अ स्मूथ एंड फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है। तो मान लेते हैं ये इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है। अब एक बॉल आता है और वो इससे कोलाइड करता है थ्रू अ डिस्टेंस h, ये डिस्टेंस h दे रखा है। इफ़ इट मूव्स हॉरिजॉन्टली जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली चला गया कोलाइड करने के बाद, हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी e का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो इंक्लाइन होगा ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है, और जो स्फीयर आके टकराएगा ये उसके सेंटर से भी पास कर रहा है, तो ये लाइन हो गया कॉमन नॉर्मल। अब जैसे ही बॉल h डिस्टेंस कवर करेगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gh। h डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gh। अगर ये एंगल थीटा है, इस लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो हम बोल सकते हैं ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल हो जाएगा 90। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी आएगा 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा थीटा। तो वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल क्या हो जाएगा, √2gh कॉस थीटा। √2gh को v मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, v कॉस थीटा। अब जिस वेलोसिटी से टकरा करके गया उसको u मान लेते हैं, और e = वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये लिखते हैं अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या आ गया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या आ गया टकराने के बाद, u cos 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, u sin थीटा। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो मूव तो कर नहीं रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, u sin थीटा डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया, अलोंग द कॉमन नॉर्मल क्या हो गया, v cos थीटा। तो ये आ गया E, लेकिन हमें यहाँ से u और v को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम u बाई वी इक्वल टू टेन थीटा, u बाई वी इक्वल टू टेन थीटा। अब देखो अगर हम अलोंग द इंक्लाइन बात करें तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा। तो शुरुआत में वेलोसिटी कितना था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितना था, v sin थीटा। ये v cos थीटा और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग v sin थीटा। टकराने के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी क्या हो गया, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो क्या हो गया, u cos थीटा। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या आ गया, u cos थीटा। अब ये दोनों वेलोसिटी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होता है वो सेम होता है। यहाँ पे अलोंग की जगह क्या आएगा, परपेंडिकुलर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वो क्या है, v sin थीटा, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो क्या आएगा, v cos थीटा। तो दोनों को इक्वल करते हैं, v sin थीटा इक्वल टू u cos थीटा। तो यहाँ से u बाई v ये क्या आ रहा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो इस वाले इक्वेशन में u बाई v की जगह अगर tan थीटा पुट करें तो e क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। e का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A ball of mass m strikes the fixed inclined plane after falling through a distance h. If it rebounds elastically, the impulse on the ball is। तो फिर से एक इंक्लाइन प्लेन बना रखा है और ये एंगल थीटा दे रखा है, ये हाइट h है और ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है और स्मूथ है। इट रीबाउंड्स इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यानी ई का वैल्यू 1 है, यानी हम बोल सकते हैं वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, आर इक्वल। क्योंकि E का वैल्यू 1 है, आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हो जाना चाहिए था, E इंटू वी, लेकिन E का वैल्यू 1 है तो वो V के ही इक्वल होगा। तो ये हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब जैसा ये क्वेश्चन एक किया होगा, अगर मास m है और वेलोसिटी v है तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इस केस में 2mv। अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2mv, क्योंकि टकरा के जब वापस आएगा तो डायरेक्शन भी चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होगा तो इसको नेगेटिव से लिखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें
अगर हम इनिशियल मोमेंटम लिखें तो क्या आएगा, m इंटू अंडर रूट 2gh कॉस थीटा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बस ऐड करना है दोनों मोमेंटम को, और टकराने के बाद मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2m cos थीटा अंडर रूट 2gh। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two identical billiards balls are in contact on a smooth table. The third identical ball strikes them symmetrically and comes to rest after impact. The coefficient of restitution. तो इसमें इस तरीके का दो आइडेंटिकल बॉल है, एक बॉल और है। तो शुरुआत में इसका वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं u, और कोलिजन के बाद ये ऐसा कुछ हो गया। अब ये सिमेट्रिकली प्लेस था, तो हम बोल सकते हैं कि टकराने के बाद मान लेते हैं इनका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया v, तो इसका वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगा v, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल है और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। दोनों एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, या पहले एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंटम कंजर्व करें तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, 2m इंटू वी कॉस थीटा। अब ये थीटा कैसे निकाले, ये वाला जो लेंथ है वो कितना होगा, 2r। ये वाला जो लेंथ है ए से बी तक जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 2r। और ये वाला जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, r। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसमें हाइपोटेनियस 2r है, परपेंडिकुलर r है, और ये एंगल थीटा। तो यहाँ से अगर साइन थीटा लिखें तो r अपॉन 2r, तो साइन थीटा क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर 30 पुट करें तो m और m को कैंसिल करके, तो u इक्वल टू 2v cos 30 कितना होता है, √3/2। तो यहाँ से v क्या आ गया, u/√3। v क्या आ गया, u/√3। अब E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करते हैं। तो E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v। क्योंकि ये वाला जो स्फीयर है वो रेस्ट पर आ गया टकराने के बाद। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, u cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, u cos थीटा। तो इसको अगर लिखें तो v को क्या लिखेंगे, u/√3। u को क्या लिखेंगे, u cos थीटा को क्या लिखेंगे, u√3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/3, यानी e का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सवाल देखते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ दे रखा है, ये आपस में 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया v वेलोसिटी से, तो यहाँ इससे टकराएगा और फिर यहाँ पे इससे टकराएगा। देन द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन एट बी। तो बी पे जो कोलिजन हुआ उसके कोलिजन के बाद का वेलोसिटी हमें बताना है। तो ये जो v वेलोसिटी है उसका दो कंपोनेंट मान लेते हैं।
एक कंपोनेंट मान लेते हैं, ये जो लाइन है उसके अलोंग v1, और दूसरा कंपोनेंट मान लेते हैं इस लाइन के अलोंग यानी v2, यानी एक इस लाइन के अलोंग और एक इसी लाइन के परपेंडिकुलर v1 और v2। तो अगर इससे कोलाइड कर रहा है तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो चेंज नहीं होगा, यानी कोलिजन के बाद हम बोल सकते हैं कि जो v2 है वो तो सेम रहेगा, और जो v1 है उसका क्या हो जाएगा, जो v1 है उसका क्या हो जाएगा e इंटू v1, जो v1 है उसका क्या हो जाएगा e इंटू v1। अब ये जब b से कोलाइड होगा तो e इंटू v1 इसके अलोंग आ रहा है तो ये तो सेम रहेगा e इंटू v1, लेकिन v2 के साथ क्या हो जाएगा, v2 इस बार हो जाएगा e इंटू v2 इस बार हो जाएगा e इंटू v2। अब इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगा b से कोलिजन के बाद। तो v को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट e v2 का स्क्वायर प्लस e v1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो e v1 का स्क्वायर प्लस e v2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट e स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस e स्क्वायर v1 स्क्वायर। यहाँ से e स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, e को बाहर कर देते हैं रूट के, तो अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, ये v है, ये जो शुरुआत में v था वो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं e इंटू वी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e इंटू वी, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो गया है।